नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वाजपेयी आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी का सबसे शानदार और जानदार टॉपिक लेके वर्णमाला। आप लोग जानते होंगे कि वर्णमाला से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहती है। तो आपको विस्तृत जानकारी हम वर्णमाला से संबंधित आज आपको देंगे, जो आने वाली आपकी चाहे यूपीपी की भर्ती हो, आगामी टेट सुपर टेट की भर्ती हो या कोई भी वैकेंसी हो, आपको सभी जगह काम देगा। तो शुरू करते हैं, आइए वर्णमाला। तो वर्णमाला आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला सबसे पहला तो बचपन से पढ़ते आएंगे कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, सब लोग जानते हैं। पहला होता है आपका वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है इसका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आज हम आपको सिर्फ स्वर के विषय में पढ़ाएंगे, कल उसके बाद आपका व्यंजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर के विषय में। स्वर की परिभाषा में आप समझ सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण करने में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। सबसे छोटी परिभाषा, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब बात यह उठती है कि कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, कहीं कहीं पे 10 भी पढ़ा होगा और कहीं कहीं पे 13 भी पढ़ा होगा। तो हम इस चीज़ का जो आपको ये समस्या है आपकी दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले होता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन जो होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन दो प्रकार से इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो प्लुत स्वर पढ़ाया नहीं है, जो आपको कहीं कहीं किताबों में देखने को मिलता है। तो एक चीज आपको क्लियर करना चाहते हैं कि प्लुत स्वर होता है जिसका प्रयोग आप संस्कृत भाषा में करते हैं, ना कि हिंदी भाषा में। अगर हिंदी भाषा में आपका प्रश्न बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आप 2 ही टिक करना। अगर आप वहां पे 3 टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लुत स्वर को हिंदी व्याकरण में शामिल नहीं किया गया है, वो संस्कृत व्याकरण की बात है। कहीं कहीं बुकों में आपको प्लुत स्वर देखने को मिलता है जो गलत होता है, तो उसे आप ध्यान नहीं देना है। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन 2 ही प्रकार से किया जा सकता है। पहला है आपका ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर की संख्या की बात अगर किया जाता है तो ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं, जिनका उच्चारण करने में सिर्फ आ की मात्रा जुड़ी होती है। जैसे इनकी संख्या की बात करा जाए तो आपकी होती है 4, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री।
ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो आपका 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इनको बनाने में आपको 2 स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपका आता है पहले बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। अगर यहां पे आप देखेंगे तो 2, 4, 6, 7 और 7 4 11। तो अगर पूछी जाती है आपके स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो आपको 11 टिक करना है, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 आपके होते हैं ह्रस्व या लघु स्वर और 7 आपके होते हैं दीर्घ या संधि स्वर। तो इनमें आपको मिलेगा देखने को 7 4 11। कहीं कहीं भी आपको 13 मिलता होगा। अब कोई अगर पूछ रहा होगा कि अंग और आहा कहाँ गया, तो स्वर में आप अंग और आहा को पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में एक शब्द पढ़ा होगा अयोग वाह। अयोग वाह, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। जैसे आप लोगों ने हिंदी में एक शब्द पढ़ा होगा अयोग वाह, अयोग, ठीक। अयोग वाह में आपकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है अंग और दूसरा होता है आहा। इसको हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। अयोग वाह का मतलब होता है, ये पहली बात तो ये स्वर भी हैं और ये व्यंजन भी हैं, इसीलिए इनको मूलतः स्वर में नहीं शामिल किया जाता है। इसीलिए स्वरों की संख्या आपकी 11 बताई जाती है। अगर कुल स्वरों की संख्या की बात कर दे तब आप 13 बता सकते हैं, उसमें इसको शामिल कर लिया जाता है, वो एक अलग प्रश्न बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अयोग वाह होते क्या हैं? अयोग वाह वे शब्द होते हैं, अयोग वाह हिंदी वर्णमाला के अनुसार। इसका सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर हम डिफाइन कर दे रहे हैं, ये आपका एक इनका सिंबल होता है। तो कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग, इसका एक ऊपर लिख सकते हैं, ये होता है अनुस्वार और इसे हम विसर्ग नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग आप लोगों ने संस्कृत भाषा में देखा होगा। जैसे प्रातःकाल लिखते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हैं, दुख लिखते हैं तब भी आप इसका प्रयोग करते हैं। ये तो हिंदी के शब्द हो गए, लेकिन संस्कृत के शब्दों में आपको प्रायः विसर्ग देखने को मिलता है। चलिए, तो अनुस्वार अगर पूछा जाए तो आपको ये बताना है और विसर्ग की श्रेणी में आपको इसको रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अयोग वाह और विसर्ग। अयोग वाह होते क्या हैं? हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को आ का आधार मान करके अंग और आहा के रूप में व्यक्त किया जाता है। आ को आधार मान करके, देखिए आपका ये हो गया अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग। अब हम ये तो जानते हैं कि ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी न किसी एक वर्ण की आवश्यकता होगी। तो वर्ण को हमने क्या मान लिया? आ मान लिया। अब हमने हिंदी वर्णमाला में आ को सिर्फ एक आधार मान लिया। अब इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? अनुस्वार। तो ये बन गया क्या? अंग। और आ को आधार मान लिया और इसके आगे हमने विसर्ग लगा दिया, तो ये बन गया हमारा हाँ। आई होप कि आप लोगों को अनुस्वार और विसर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अयोग वाह भी आपको समझ में आया होगा। ये चीजें भी आपको समझ में आ गई हैं। चलिए हम आगे थोड़ा आपको डिफाइन करते हैं। यहां तक समझ में आ गया है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को भी विभाजित किया जा सकता है। ह्रस्व स्वर को विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक मूल स्वर कह सकते हैं कि जैसे आ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर हैं। अन्य स्वर जो हैं वो आपके इन्हीं स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम दीर्घ स्वर को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं?
ये भी आप लिख सकते हैं। दीर्घ स्वर का अन्य नाम देख लीजिए, जैसे होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। दूसरा आप इसे संधि स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर का मतलब होता है जहां पे दो, संधि का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ेंगे किसे, जहां पे एक से अधिक चीजें होंगी उसे ही जोड़ सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं, संधि स्वर को होता है संयुक्त स्वर कह सकते हैं। अब इसको डिफाइन करने में आपके अभी हमने पढ़ाया था कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। देख लीजिए कौन कौन सा था, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया, सॉरी, इसे बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, ठीक। अब आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जैसे आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे, उसी प्रकार संयुक्त स्वर से भी प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। तो जैसे आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई बड़ा आ हमको लिखना है, हमने बड़ा आ लिखा, किससे मिलकर बना है, आ प्लस आ से मिलकर बन गया, इसमें भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। जैसे हमको बड़ी ई लिखना है तो इसमें भी दो स्वरों की संधि हुई है, छोटी ई प्लस छोटी ई, इसमें भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बड़े ऊ में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके आपका बड़ा ऊ बना दिया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे तब आपको हल्की सी दिक्कत का सामना हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम आपको ए लिखें तो ए के उच्चारण करने में आपको किन दो स्वरों का बोध होता है। जैसे ए को आपको उच्चारण करना है तो आप सीधे से उच्चारित कीजिए आई। जैसे ही आप आई का उच्चारण करेंगे तो आपको दो स्वर देखने को मिल रहे हैं, जैसे पहला है आ, दूसरा है छोटी ई। आई मिलके क्या बनाएगा, आपका ए बनाएगा। ठीक है, अब आपको जैसे आई लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका पता चल चुका है। तो सबसे पहले आप आ लिखेंगे, आ लिखने के बाद ये जो आपका ए है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और आपका दीर्घ ए प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में आपको जैसे ओ को देखने को मिलेगा, जैसे लिख देते हैं भाई हम यहाँ पे, जैसे ओ लिखा है। अब ओ को लिखने के लिए आपको किन दो शब्दों का प्रयोग करना, सॉरी दो वर्णों का प्रयोग करना है। तो ओ का उच्चारण करेंगे जैसे औ। औ जैसे ही आप उच्चारित करेंगे तो आपको दो स्वर देखने को मिल जाएंगे। पहला मिलेगा आपका आ प्लस दूसरा मिलेगा आपका छोटा ऊ। इन दोनों के स्वरों के मेल से आपका बनेगा ओ। जब हमको पता चल चुका है कि ओ कैसे बनता है, तब हम औ को भी बना लेंगे। जैसे औ बनाना है, सबसे पहले तो हमारा आ ही रहेगा, उसके आगे हम ओ जोड़ देंगे और हमारा औ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इनमें बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो आपके ये होते हैं दीर्घ स्वर का उच्चारण। अब इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे इनका अगर विभाजन हम करें तो हम जातीय आधार पर कर सकते हैं। जातीय का मतलब जैसे यहाँ पे सजातीय हो गया, इसको हम लिख सकते हैं सजातीय, और इसे लिख सकते हैं हम विजातीय। देखने से आपको मिल रहा होगा, जैसे आ है समान, सजातीय का मतलब क्या होता है, समान जाति वाले। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हमको बड़ा आ बनाना है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया, जैसे हायर एग्जामों में कभी कभी पूछ लेता है कि सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है। तो सजातीय स्वर तो सब लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1 से वर्णमाला में आपका स्वर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या देखना चाहता है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड विस्तृत जानकारी कितनी है। भाई कक्षा 1 का जो बालक पढ़ रहा है और आप उसको पढ़ाने के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं विस्तृत नॉलेज आपको उस सब्जेक्ट के विषय में होना चाहिए। जैसे जोड़ घटाना मैथ में भी आप लोग पढ़ते हैं, वही चीज आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है उसका विस्तार हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे आ लिखा हुआ है, तो आ में देखा हमने समान जातियों वाले, छोटा छोटा मिलके क्या बन गया, हमारा बड़ा आ बन गया। उसी क्रम में देखेंगे जैसे बड़ी ए बनाना है हमको,
तो बड़ी ई बनाने के क्रम में जैसे ई और ई, देखिए इसमें भी आपके समान जातियां मिल रही है। समान जातियों का यहाँ कास्ट से रिलेशन नहीं है, यहाँ पे समान वर्णों से रिलेशन है। वर्ण, आप जब समानार्थी शब्द पढ़ने में आएंगे तो वर्ण का अर्थ कई होता है। जैसे वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण मतलब आपकी जात भी होती है, और वर्ण मतलब अक्षर भी होते हैं। उसी क्रम में आपको यहाँ जात से संबंधित वर्ण से करना है, ना कि किसी कास्ट से। अब यहाँ पे बड़े ऊ में भी देख सकते हैं, जैसे ऊ और ऊ हो गया, ये आपके सजातीय स्वर कहलाते हैं। सजातीय स्वरों की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, बड़े क्रम में। अब विजाति में देखिए, विजाति का मतलब क्या होता है? विपरीत जातियां। विपरीत जातियों मतलब जहां पे विपरीत वर्णों का मेल से कोई एक नए वर्ण का विकास हो रहा है, वहां पे क्या होता है? विजातीय। जैसे आपका ए का निर्माण करना है, पहली बात ए आपका संयुक्त और संधि स्वर है। भाई संधि और संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ा। संधि में आप क्या पढ़ते हैं? दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय मिलके क्या बन गया हमारा? विद्यालय। भाई संधि तो किए हैं, दो शब्दों को जोड़ करके एक तीसरे नए शब्द का निर्माण कर दिए हैं। उसी क्रम में देखिए, जैसे हम यहाँ पे भी ए का निर्माण कर रहे हैं। ए का निर्माण करने के क्रम में हमारे पास दो स्वर हैं, पहला है आ, दूसरा है ई। लेकिन विजाति हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों स्वर जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे आ है, ई है, दोनों अलग हैं। आ और ई से मिलके हमारा बना ए। जैसे हमने क्या कहा, इसको उच्चारण करने में आई कर सकते हैं। ठीक है, आई कर सकते हैं। और दूसरे उच्चारण में ए का उच्चारण करने में, सॉरी, यहाँ पे ए आपको मिल गया है। तो इसको पहले हम देखिए, सब में देखिए पहले स्वर में आ कॉमन है, तो आपको ये तो पता चल चुका कि हम पहले में आ रखेंगे। पहले वाला अगर आपको मिल गया है, दूसरा वाला निकालना बहुत ही आसान है। बस पहला वाला उठा करके आ के बगल में रख दीजिए, आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे हम कर लेते हैं, जिसके संबंध में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं संबंधित, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए पहला, हाँ एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने सबकी तो संध कर दी है, लेकिन आपको एक स्वर था जो री, इसकी संधि आपने नहीं की। क्योंकि कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, जब संधि पढ़ते हैं, जैसे मात ऋणम पित ऋणम में आपको बड़ी री देखने को मिलता है। जैसे ये वाली आप लोगों ने कहीं कहीं पे देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको एक क्लियर करना चाहते हैं। जैसे हमने बताया है कि जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पे विभाजन स्वरों का दो प्रकार से किया जाता है। प्लुत स्वर आपका हिंदी में नहीं है, लेकिन वो संस्कृत व्याकरण में है। उसी प्रकार दीर्घ री का प्रयोग, दीर्घ री का प्रयोग भी हिंदी वर्णमाला में नहीं किया जाता है। आप संस्कृत व्याकरण जब पढ़ेंगे तब इसका प्रयोग वहां संस्कृत भाषा में किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हमने नहीं बताया है। अगर कोई आपको देखने को मिलता है, हाँ संधि में भी अगर आपको ये चीज देखने को मिल रहा है और हिंदी के पेपर में आपको पूछा गया है, तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप यही करेंगे। ये आपका एग्जाम में सही होगा, आपका प्रूफ हम आपको दे देंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। इसीलिए हमने इसको नहीं बताया है आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न आपको किस प्रकार बनते हैं देख लेते हैं भाई। देखिए पहला तो प्रश्न बनता है कि आप लोगों ने एग्जाम अगर दिए होंगे तो सबसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं 10 भी देखने को मिलता है, 11 भी देखने को मिलता है, 13 भी देखने को मिलता है। इन्हीं में आपके कंफ्यूजन होता है, और कई किताबों में ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही माने गए हैं। चलिए, तो अगर आपकी स्वरों की संख्या देखने को पूछा जाता है, तो हमने आपको अभी आगे डिफाइन किया था कि आपके हस्त स्वर कितने होते हैं। भाई हस्त स्वर हमारे होते हैं 4। दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 7। दोनों को अगर हम मिला देंगे तो 11 होंगे। तो आपको हम विद प्रूफ बता रहे हैं कि स्वरों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो आप 11 टिक करके आएंगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, उसी क्रम में अगर स्वरों की संख्या के आगे यहां पे लगा दिया जाए कुल, कुल स्वरों की संख्या कितनी है,
कुल स्वरों की संख्या अगर पूछ लिया जाता है तब आपको फिर ऑप्शन में 13 अगर है तो आप 13 टिक करेंगे, क्योंकि हमने आपको अयोगवाह के केस में अभी एक बताया था कि अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह जो होते हैं उन्हें स्वर और व्यंजन दोनों माना गया है। भाई अंग और आहा को आ का आधार मान करके उसको डिफाइन किया गया है, तो उसमें आपको फिर ये दो जो शब्द होते हैं इनको शामिल कर लिया जाता है। अंग और आहा को 11 में 2 ऐड कर देंगे तो आपका 13 ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये कुल वाले जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब आप टिक करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आपके पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, अच्छा दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर इसे लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं भाई। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, लघु का मतलब भी छोटा ही होता है, तो अगर आपको ह्रस्व स्वर की जगह लघु स्वर देखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दीर्घ स्वर को आपको संधि स्वर, संधि स्वर तथा संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाएंगे दोनों शब्द तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि बच्चा जो शब्द पढ़ के जाता है अगर उसको दूसरा कोई नया शब्द मिल जाता है तो आता आता प्रश्न गलत करके चला आता है, क्योंकि वो शब्द उसने कभी पढ़ा नहीं हुआ होता है। तो आपको अगर दीर्घ स्वर की जगह संधि स्वर और संयुक्त स्वर भी देखने को मिलते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर वही होगा। स्वरों की अगर संख्या की बात करेंगे तो दीर्घ और संयुक्त स्वरों की संख्या होगी 7 और ह्रस्व और लघु स्वरों की संख्या होगी 4। अभी आपको बताए थे छोटा, छोटी, छोटाऊ और रे जो होता है ये आपके ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं। उसके बाद के शेष जमस्त अंग और आहा को हटा के शेष स्वर जो होते हैं वो आपके संयुक्त स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हमने आपको अभी यहाँ पे एक चीज और डिफाइन किया था, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों का विभाजन कितने आधार पर किया जा सकता है, तो हाँ 2 मिनट का 2 आधार पर किया जा सकता है, जैसे सजाती और दूसरा होता है विजाती। सजाती और विजाती ये आपका दीर्घ स्वर का विभाजन है। सजाती मतलब जहां पे समान जातियां होती है, जैसे आपका हो गया बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। बस आप यहीं तक सीमित रहेंगे, आगे नहीं चले जाएंगे, आगे जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि री को हम यहाँ पे शामिल नहीं किए। आपको हमने बताया था री, दीर्घ री का प्रयोग आप संस्कृत व्याकरण में करेंगे ना कि हिंदी व्याकरण में। ठीक है, ये समान हो जाएंगे। अब इधर आएंगे तो आपको मिल जाएगा ए, ऐ, ओ, ये आपको 3 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, टोटल मिला के 7 हो गए। ठीक है, इसका भी आपको हमने विभाजन करके दिखाया था। अगर आप इसका देखने चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आ प्लस ई छोटी ही रहेगा। ठीक, इसमें आपको देखने को मिलेगा तो आ हमको मिल गया प्लस आप ए कर देंगे। इसको देखने के लिए आप देख लीजिए भाई, आओ आ प्लस ऊ मिलके ओ बन जाएगा। जैसे ही हमको ये मिल गया, हमको पता है कि आगे मिलके हमको क्या मिल जाएगा, आ प्लस ओ, ये आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक जितना आपको हमने पढ़ाया है इससे संबंधित क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आया होगा। कल आपको इसके स्वर के अभी 2-4 प्रश्न बचे हैं जो भी आपको करा के कल आपका व्यंजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक दिन में वर्णमाला खत्म कर देंगे, आपको समझ में नहीं आया तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जितना भी पढ़ाया जाएगा वो आपको विस्तार पढ़ाया जाए। एक बार आपने वर्णमाला पढ़ ली, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पढ़ते टाइम आप अपनी नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नोट्स रहेगा, कभी बाय द वे कोई भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो आप अपना पेज पलटिए, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो एकदम क्लियर रहेंगे, क्योंकि सफलता वही प्राप्त करता है जो प्रतिदिन सिर्फ प्रैक्टिस करता है। चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।